नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। घर में खाने के लिए आटा नहीं और इन्हें चाहिए कश्मीर। कश्मीर की हसरत है कि पाकिस्तान के अंदर से जाती ही नहीं। एक बार फिर पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेतुका बयान दिया है। कहा कि उनका देश पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के रुख से सहमत है। लेकिन सवाल यह है कि भाई हमारे यहां चुनाव आप कौन हो, सहमत होने वाले या असहमत होने वाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया, लेकिन एक चुप्पी है जिस पर प्रधानमंत्री ने खूब हमला बोला है। विपक्ष को पाकिस्तान की इस बात पर जिस तरह से रिएक्शन देना चाहिए था, क्या वैसा रिएक्शन आया, ये सवाल है। लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि अब आर्टिकल 370 की वापसी तो नहीं होगी, पीओके की वापसी जरूर होगी। लेकिन पहले किसने क्या कहा, ये सुनते हैं। मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में तो 8-10% मतदान होता, पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता, श्रीनगर में दुकानें बंद होती, पाकिस्तान से पोल बाइकआउट होता और 8-10% वोट टर्नआउट मैनेज करके वंशवाद को बढ़ाते हुए पुष्ट दर पुष्ट ये कुछ एक पार्टी अपना राज करती रही। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सवाल सबसे अहम कि घाटी से पीएम मोदी ने संदेश दिया, क्या अगला नंबर पीओके का है? क्या अमित शाह ने मैसेज दे दिया है कि घाटी में अब साजिश नहीं चलेगी? 370 का मसला उठाकर क्या पाक घाटी के लोगों को उकसाना चाहता है? क्या पाक के बयान पर कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए? 370 पर पाकिस्तान बोला, बीजेपी को हमला करने का मौका मिला क्या? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, उनका तारुफ आपसे करा दें। शिवम छाबड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, नीरज मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सलमान अली सागर जी, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, नेता पीएमएलएन के, और मोहम्मद अदनान मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। नीरज मिश्रा जी, सवाल आपसे ही है कि क्या आपके सुर पर पाकिस्तान आवाज दे रहा है? कांग्रेस पार्टी का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया और मैं चाहूंगा कि आप ही अपना स्टैंड क्लियर करें पार्टी का इस पर। नीरज जी। देखिए भाई साहब, पाकिस्तान की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है, यह तो पूरे विश्व को पता है कि एक कटोरा लेकर घूमने वाला देश और उसका एक मंत्री जो शायद भारत की अगर राजनीति में होता तो एक वार्ड पार्षद के बराबर होता, उसने अगर कोई बात कही तो आज उस पर हल्ला गुल्ला मच रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि लगता है भाजपा का जो मीडिया सेल है वो पीटीवी लगाकर ही बैठता होगा कि कहीं से कोई ऐसी बात निकले जिसको एक डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा बनाकर देश की राजनीति को इफेक्ट किया जाए। अरे ये भाजपा क्यों भूल जाती है? हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पाकिस्तान से गलबहियां करने के जितने कीर्तिमान हैं उतने तो आज़ाद भारत में आज तक नहीं हुए। चाहे वो 23 मार्च को जो पाकिस्तान डे बनाया जाता है, जब देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस पाकिस्तान डे की इन्होंने घोषणा की लाहौर के अंदर, उसके ऊपर इमरान खान को चिट्ठी लेकर बधाई देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए वो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है
कि आज जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग में उत्साह दिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें पूर्ण राज्य के लिए इस बार वोट करना है और उस वोट की ताकत को उन्होंने दिखाया है, तो उसकी वजह से नीरज जी, सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरीके से चाहते हैं वादे से सहमत है? ठीक है नीरज जी, क्या कांग्रेस पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे से सहमति रखती है जिसमें ये ऐलान किया गया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो 370 की वापसी होगी? पाकिस्तान भी वही चाहता है, 370 की वापसी हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा भी वही है, जो आपकी कोalition पार्टी है, कोalition पार्टनर है। आपका स्टैंड क्या है 370 की वापसी को लेकर? जी, देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर में आया था, जिसमें कहा गया कि 370 और 35A के ऊपर दोबारा इस आइडिया को रिविजिट नहीं किया जाएगा, यही संवैधानिक स्थिति कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर को हम खास राज्य नहीं बनाए, लेकिन एक आम राज्य की तरह उसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो दे दें। वहां की जो आवाम है, उनके लिए जो जमहूरियत की बात की जाती है, उस जमहूरियत को तो रिस्टोर कर दिया इसी पर मैं आता हूं, और आज सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी है कि ये डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, ये उसी सुप्रीम कोर्ट ठीक है नीरज जी, ठीक है, इसी पर आएंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। इरशाद जी, सवाल वही है, आपको ऐसी उम्मीद क्यों लगती है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपने सुना, वो तो आपको खारिज कर रहे हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी आपने सुन लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आपने सुना, अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट आया कि न तो मैं पाकिस्तानी हूं, न तो पाकिस्तान के हमें सपोर्ट की जरूरत है। आखिर पाकिस्तान के मन में ख्वाब कहां से पल रहे हैं? इरशाद जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, अब्दुल्ला फारूक ने बेचारे ने जिंदगी है, उन्होंने वहां जिंदा रहना है, क्योंकि जो भी किताब बोलता है उसका मालूम नहीं होता कि किधर चला गया दुनिया से वो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस आवाज उठा रही है कश्मीरियों के लिए, वो ठीक है। अभी जी हमेशा से ये चाहते हैं कि कश्मीरियों अच्छा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास, माफी चाहूंगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में 5G शुरू हुआ नहीं हुआ, अगर शुरू हुआ थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाइए प्लीज। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आता हूं। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, और नॉइज इसमें है आपकी। अगर बोलिए, ट्राई करिए। हाँ, इरशाद जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, शायद इंटरनेट का इशू है कुछ, इस पर दोबारा लौटेंगे। लेकिन शिवम जी, जब ये कहा जाता है कि दशकों से इस तरह की विचारधारा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, तो उन दशकों में तो वो भी दौर था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ थी। उन दशकों में वो भी दौर तो था जब उमर अब्दुल्ला को आपने केंद्र में बुलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी एक डायनामिक लीडर के तौर पर उनको मानते थे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई केंद्रीय कैबिनेट में। वो दौर क्यों भूल जाते हैं आपके नेता? नहीं, दौर कोई नहीं भूला जा सकता है। इतिहास के अंदर जो चीज दर्ज है वो दर्ज है, लेकिन हमको इस बात को समझना पड़ेगा सूर्यवंशी जी कि कौन कौन लोग आखिरकार देश के इतने शानदार प्रदेश को, देश की जो विकास की गाथा है, जो हम लगातार विकास में आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना कौन चाहते थे। हमको तो उसको आइडेंटिफाई करना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्तागण जो इस प्रकार की बात कह रहे थे, मुझे तो बहुत हास्यास्पद रखती है। भाई, आपने कहा कि लगातार पाकिस्तान के जो नेता ने जो बयान दिया उस पर बवाल हुआ, तो इसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो उनसे परे नहीं है। अब कहां से किसको नोटिफिकेशन आ रहा है, कहां से किसको ट्यूटोरियल आ रहा है, कहां से किसको पर्ची आ रही है, ये उनको तय करना, उनको बताना है कि अंकल सोरोस भेज रहे हैं कि अंकल सैम भेज रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। आखिरकार ये कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर तोड़ो और राजनीति करो, इस प्रकार की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक बात कही कि देश, हमारा प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय है कि जम्मू कश्मीर को समूचे देश की तरह विकास के रथ पर चलाना है। हमने इसका प्रयास किया, 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, ये इंश्योर किया कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां धारा 370 लागू थी, वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रदेश के अंदर दो निशान थे, उनका अपना झंडा था, उनका अपना संविधान था, उसको निरस्त करके हमने ये प्रयास किया
कि जैसे दिल्ली का, जैसे और प्रदेशों का विकास हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, जैसे गुजरात का विकास हो रहा है, वैसा ही विकास जम्मू कश्मीर में किया जाए। तो उसका विकास का उदाहरण हम तो दे रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म, जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत चलिए ठीक है, ये उपलब्धियां हो गई। जो मेरा सवाल था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ थी, ये इसलिए बढ़ गया, ठीक है नीरज शिवम जी, जब बात को कॉन्फिडेंस हो गया कि हिंदुस्तान की सरकार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ थी, जब कॉन्फ्रेंस आपके साथ थी तो कांग्रेस, जब कॉन्फ्रेंस आपके साथ थी तो विचारधारा उसकी यही थी या कुछ और थी उस समय? मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि दशकों तक ये लगातार बात दोहराई जा रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ भी रही है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी हमारे साथ रही है। भाई हम देश देखेंगे, प्रदेश पहले देखेंगे। आयुष भाई, जब फैसला देश हित में करना होता है, मैं उपलब्धियों पर नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं, जब आप ये जनरलाइज करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है, विचारधारा मिल रही, तो मेरा वही सवाल है कि अभी हाल ही में आई है या दशकों से ऐसा ही था जो दोहराया गया? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब प्लीज। हाँ, जब आपका कैनवस बड़ा होता है ना, जब देश आपके लिए पहले होता है ना, तो छोटी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उस प्रदेश के नेताओं को, उस प्रदेश की पार्टियों को अपने साथ में जोड़ना पड़ना, ये हमारे लिए देश हित में जरूरी था। अगर हम उसको अलगाववाद में छोड़ देते तो आपने वही देखा, वही हश्र होता कि जिस प्रकार से पत्थरबाज कश्मीर के अंदर में लगातार सेना पे पथराव करते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें घटाव हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं हमने इस बात को इंश्योर किया कि हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और कहीं ना कहीं ये बात मान के चलनी चाहिए कि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अगर करीबी, मुझे लगता है कि मैं इस पर लौटता हूं। अदनान मलिक साहब और इरशाद जी की अगर आवाज स्पष्ट आ रही हो तो ये भी मुझे बताइएगा। लेकिन अदनान मलिक साहब, क्या पाकिस्तान का जिक्र किए बिना घाटी में चुनाव संभव नहीं हो सकते हैं? ऐसा है क्या? एक तरफ लगातार रीजनल पार्टी जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस बात की भी पैरवी करती रही कि पाकिस्तान से बात करिए, दोनों ही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पक्ष में हमेशा खड़ी दिखी और पीडीपी भी। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से उनको उम्मीद है, इस पर आपकी राय क्या है कश्मीरी होने के नाते? बेसिकली पाकिस्तान का पूरा स्टेट खत्म हो गया। जो ये एक बार स्टोन फेलिंग करवाते थे, जो 2014 के बाद इलेक्शन देखा है इसमें 2024 का, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है और कुछ नहीं है। जो पीसफुल इलेक्शन देख रहे हैं, तो कश्मीरियों का आप देख रहे हो, इसका यूथ पूरा बाहर आया हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ फर्स्ट स्टेज में वोटिंग इसके अंदर हुई है। ये पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहा बोलने के लिए, सिर्फ एक टेररिस्ट है, टेररिज्म जो ये फैला रहे हैं, उसकी एक जो इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज पब्लिक को पता चल चुका है कि पाकिस्तान एक रॉन्ग नैरेटिव हमारे आगे सेट करता था। तो यूथ की आप इंटरव्यू पढ़ो तो पत्थरबाज थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमें रॉन्ग नैरेटिव के जरिए हमें लिया। आज मोदी ने आज बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में आज एक कलम आ गया है लोग यूथ के हाथ में, एक लैपटॉप आ गया है यूथ के हाथ में। पाकिस्तान के पास कुछ कहने को नहीं रहा। ये इनकी बुखलाहट, बिल्कुल ये जिस तरह यूथ बाहर आया है, जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को इन्होंने यूथ ने इसको छोड़ा है, अब यूथ को समझ आ चुकी है कि ये रॉन्ग नैरेटिव चला रहे थे, हमें बदलाया जा रहा था इस्लाम के बेस पे। जब देखा कि इस मुल्क के लिए ये बातें करते थे बड़ा इस्लामिक है, वो तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता पूरी तरह से, ना उनका कोई वो है, कोई सिस्टम है इनका बना हुआ। तो अब ये जो पूरी बुखलाहट है पाकिस्तान की, जो इनको जोड़ रही है इसके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को जोड़ रही है। अब पाकिस्तान का टोटल स्टेट ये रहा, ये कल के इलेक्शन को लेके बुखलाए हैं, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन को लेकर। ठीक, सौरभ दुबे जी, राहुल गांधी का अमेरिका जाकर ये कहना कि सिखों को आजादी नहीं है, उस पर पन्नू का रिएक्शन आया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये वादा किया गया कि 370 हम वापस लाएंगे, इस पर पाकिस्तान ने रिएक्शन दे दिया। वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है। क्या इसमें कोई संयोग या प्रयोग दिखता है, या जैसा कहा जा रहा है, हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, अदनान जी ने भी कहा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लोकतंत्र के लगातार एक बुलंद आवाज जो दिख रही है कश्मीर में, घाटी में, उससे पाकिस्तान के पास कोई विकल्प बचा नहीं इस तरह की कोशिश की बजाय? देखिए, पाकिस्तान जो बयान देता है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में देता है और वो राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध नहीं करती, मंच पर आकर के कोई एक ट्वीट नहीं करते उनके शीर्ष नेतृत्व जो उनका शीर्ष नेता है जो उनके, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद और वंशवाद जो है वो 370 जब तक था कश्मीर के अंदर, तब तक वंशवाद और आतंकवाद पनप रहा था तेजी के साथ।
और जैसे ही 370 को हमने हटाया, वंशवाद और आतंकवाद लगभग जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला। अब एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता था, लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश कश्मीर के अंदर करता था, और जो कश्मीरियों के हाथों में जो है, मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर दिलवाने की एक साजिश में शामिल होता था, आज वो पत्थर की घटनाएं तो बंद हो गई, फेंकने की पूर्ण रूप से बंद हो गई। आज कश्मीर विकास, तरक्की और शांति के रास्ते पर चल रहा है। आज कश्मीर के अंदर जो विकास की बहार चल रही है, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो खुले आम जो है, खुली हवा में जो है बढ़िया आनंद ले रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो इससे दुख और दर्द तो पाकिस्तान के अंदर होना निश्चित है, लेकिन हमारी देश की पार्टी के अगर एक नेता जो राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अगर वो विदेशों में जाकर के कुछ भारत के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, तो वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम उससे निपट लेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे देश का मामला है, हम निपट लेंगे। पाकिस्तान को कूद करके आने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। आप अपने रोजी रोटी का जो है इंतजाम करते रहिए। घर में खाने के लिए आटा नहीं है आपके पास, आटे पे जो है लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आपके पास जो है भूखमरी इस कदर फैली हुई है कि आपने सारे विश्व ने आपको जो है भीख देने से मना कर दिया। आप लगातार पहले अमेरिका से भीख लेते रहे, फिर चाइना से भीख लेते रहे, अब आपको कहीं से भीख नहीं मिल रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जब एक साथ बैठती हैं तो इस पर सहमत होती हैं। आप जरूर वहां से सिगूफे अपने छोड़ते रहिए। कुछ नेता निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों में ऐसे हैं जो खुल करके विरोध नहीं कर पाते, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान की कोई चाल जो है वहां पर कामयाब नहीं होगी। इरशाद जी, आपने सबको सुन लिया, और जिन आवाजों को आपने सुना, नाकाम नहीं, ठीक है इरशाद जी, हमेशा कामयाब नहीं होंगे। सौरभ जी, इरशाद जी, जिन आवाजों को आपने सुना उसमें रीजनल पार्टीज की आवाज भी थी और राष्ट्रीय पार्टियों की भी आवाज थी। कहीं से आपको लगा हो कि आपके सुर को कोई आवाज देने की कोशिश कर रहा हो? आपने सुनी लिया, कोई आपको कटोरा वाला मुल्क कह रहा है, कोई आपको खारिज कर दे रहा है। फिर पाकिस्तान के मन में ख्वाब कहां से पल रहे हैं आखिर? इरशाद जी, देखिए, ख्वाब क्या, आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए किस तरह चीख रहे थे ये साहब अभी। बोल लेने दीजिए। आपके बोलने के दौरान मैं नहीं बोला, आपकी बौखलाहट। आपके यहाँ 5G नेटवर्क नहीं है ना, सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इंटरनेट जानते हैं, नेटवर्क। एक बयान दिया है और आप देखिए, मुंह तो बंद रखें पहले अपना। अच्छा जी, तो मैं कह रहा हूँ कि एक बयान से अगर इतनी चीख चिल्लाहट अगर शुरू हो गई, तो इससे अंदाजा कीजिए कि कश्मीरी जब आजादी हासिल करेंगे तो फिर क्या होगा आपके। सर, आपने कल की वोटिंग की तस्वीर देखी क्या? इरशाद जी, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपसे आराम से पूछ रहा हूं। देखिए, मुस्कुरा नहीं, सौरभ जी, सौरभ जी, नहीं, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, कोई बात नहीं, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, मैं बोल रहा हूँ। इरशाद जी सुनिए, कल की वोटिंग की तस्वीर आपने देखी? 60% वोटिंग हुई है घाटी में। इतना तो बाकी राज्यों में वोटिंग नहीं होती जितनी कश्मीर में वोटिंग हो गई। देखा आपने? नहीं देखा? जवाब देने दें उनके, ये वोटिंग क्यों हुई आपको ये मालूम होना चाहिए। मालूमात आपके पास नहीं होती। सर, आप हमें बता रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए। आप उस पार बैठे हुए हैं और आप हमें बता रहे हैं कि इस पार क्या हो रहा है। खिलाफ नफरत का वोट कश्मीरियों ने डाला है। आप सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी हुकूमत के खिलाफ नफरत का वोट डाला कश्मीरियों ने। अरे, हुकूमत के खिलाफ डाले, किसी पार्टी के पक्ष में डाले, लोकतंत्र के साथ तो है, लोकतंत्र के साथ तो है कश्मीरी, किसी के पक्ष में डाले। बिल्कुल डाला उन्होंने आजादी। अरे ठीक है सर, हो सकता है आप भविष्य देख पा रहे हो, सकता है आप भविष्य देख पा रहे हो। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र पूरी तरह से है। आपके यहाँ किसी सरकार ने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया। आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी गई, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। आप हमें लोकतंत्र की पाठशाला में मत लाइए प्लीज, आप मत लाइए, आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। और पढ़ाना है तो अपने देश को पढ़ा लीजिए प्लीज। आपके प्रधानमंत्री देश से बाहर छोड़ के भाग गए थे। हमारे यहाँ खुला है, खुला मैदान। इरशाद जी, हमारे यहाँ खुला मैदान है, किसी भी दल के पास पूरी क्षमता है। कि सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप लोग। सर, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, इरशाद जी, इरशाद जी, इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी सुनिए, आप बोल रहे हैं इरशाद जी हमारे यहाँ आजादी है। इरशाद जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं यही आजादी है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए इरशाद जी। लोकतंत्र का लेसन आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके मुल्क को पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत वजन के साथ, बहुत सहजता और शालीनता के साथ कह रहा हूं।
आप खुद ये बताइए कि आपके देश में एक सरकार ने कार्यकाल पूरा किया हो, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, खड़ा करके देख लीजिए सर, अक्रॉस द पार्टी आप सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्रियों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, फांसी लगा दी गई, आपके जनरल्स को, परवेज मुशर्रफ की हाल में डेथ हो गई है, वो कहां भागे फिर रहे थे आपको पता है। आपकी पार्टी से शरीफ साहब देश छोड़कर भाग गए थे। आप हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं सर। लोग हंसेंगे, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हंसने लगेंगे। आप सुनिए, मैं हंसेंगे, मेरा जवाब लीजिए आप। ये देखिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, इसी जम्मू कश्मीर की हैं जो आप कह रहे हैं, भागे नहीं थे वो, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो उसी जम्मू कश्मीर की हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर रोड शो कर रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर रोड शो कर रहा है, हमारे देश का नेता विपक्ष लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा लेता है, और आपके देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, उस पर गोलियां चल रही हैं। आप कहां लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं? अक्रॉस द पार्टी कह रहा हूं। तो आपके जो केजरीवाल है वो भी जेल में रहे, आपको आगे बाहर आ गए, सजा होगी। अगर वो कन्विक्ट हो, अगर उन पर आरोप साबित हुए तो सजा होगी, अगर उन पर आरोप साबित हुए तो सजा होगी, नहीं होगी तो बरी हो जाएंगे। जब कोई आप बता दीजिए, मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको जेल नहीं देंगे तो, और उसको रेल में बिठाएंगे। आपके केजरीवाल ने तो सर मैं कह रहा हूं कि आप बताइए 1947 से लेकर, इरशाद साहब मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, बहुत शालीनता से पूछ रहा हूं। आप एक एग्जांपल मेरे को बताइए कि एक कार्यकाल बताइए 5 साल, एक एग्जांपल बताइए ना, हमारे पैनल में लोगों को बताइए कि 5 साल आपकी सरकार चली हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद आपके देश में रुका हो, आपकी पार्टी के नेता नवाज शरीफ देश छोड़कर भाग गए थे, वो अभी आपके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, मुशर्रफ की डेथ हुई है, मिट्टी नसीब नहीं हुई अपने मुल्क की, कहीं और मरे, फिर से उनकी डेड बॉडी है, जीते जी अपने देश में वापस नहीं आ पाए। भुट्टो का हाल क्या हुआ देखा ही हमने। क्या आप क्या लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं सर हमें? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है भैया, ये बताओ। छोड़ो यहाँ पे केजरीवाल जी, कश्मीर, बलूचिस्तान बताओ। लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान में, क्या बलूचिस्तान के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर वो हम देख रहे हैं, सर वो हम देख रहे हैं, और आप भी देखिए ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिएगा। मलिक साहब कहाँ है? आप मुझे ये बताइए, यासिन मलिक साहब जेल में भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। यासिन मलिक साहब भुगतेंगे, और मौलाना अजहर को, मसूद अजहर को अगर आप इधर भेजेंगे तो वो भी भुगतेगा, जैसे लादेन ने भुगता था। इरशाद जी अब आप लाइन पे आ गए हैं, अब आप लाइन पे आ गए हैं, जिस लाइन पर मैं चाहता था कि आप आ जाएं। अब आप आ गए हैं कि अलगाववादी और आतंकवादियों की पैरवी आप करने लगे हैं। अब आप लोकतंत्र पे तो कुछ कह नहीं पाए, आप ये एग्जाम्पल बता नहीं पाए। मुझे जवाब दीजिए। अरे सर आपके लिए यासिन मलिक साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए लादेन साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए मौलाना मसूद अजहर साहब होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए आतंकवादी है वो, और कोई भी आतंकवादी वही हश्र झेलेगा जो यासिन मलिक झेल रहा है। आतंकवाद के चार्जेस उस पर थे, वही हैं। इरशाद साहब, अरे इरशाद साहब फिर से पूरी दुनिया ने आपको देख लिया सर, पूरी दुनिया ने आपको देख लिया है। इरशाद साहब पूरी दुनिया ने आपको देखा है, आपने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को छिपा कर रखा था। आप हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमें आतंकवाद पर बता रहे हैं। सर देखिए हमारे व्यूअर्स हंसने लगेंगे सर, इरशाद साहब हंसने लगेंगे सर, लोग हंसेंगे, डिक्लेयर किया कि नहीं किया, सर लोग हंसने लगेंगे, सर लोग हंसेंगे आप पर, आपकी पार्टी पर हंसेंगे, आपके देश पर तो दुनिया हंसी रही है। इस लॉजिक पर हंसने लगेंगे लोग, इस लॉजिक पर लोग हंसेंगे सर। ये देखिए, आप देखिए जिस जम्मू कश्मीर को लेकर आप लोग ख्वाब पाले बैठे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां रोड शो कर रहा है, जिसका ख्वाब आपके जहन में है ना। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुले वाहन में वहां लगातार रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी गए थे, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी झंडा फहराया था। अक्रॉस द पार्टी फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है। चलिए नीरज मिश्रा साहब, ये पाकिस्तान को उम्मीद कहां हो जा रही है भाई? नीरज मिश्रा साहब, अरे सर आजादी छोड़िए, फिर मैं वही कह रहा हूं कि हंसेंगे लोग, हंस रहे हैं, पैनल के लोग भी हंस रहे हैं और बाकी जो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। मैं भी हंस रहा हूं। चलिए सर, हमें खुशी है सर, हमें खुशी है सर, हमें खुशी है सर, आप हंसिए, हमें खुशी है कि आपको खुशी का मौका मिला। नीरज मिश्रा जी, इतनी बार पीटे हो भारतीय सैनिकों से, नीरज मिश्रा जी, इतनी बार भारत से पीटे हो, नीरज मिश्रा जी, नीरज मिश्रा जी, ठीक, नीरज मिश्रा जी, पाकिस्तान को उम्मीद क्यों भाई, किस बात की उम्मीद है, मतलब कहां उम्मीद बच गई उनके लिए? बात करूं, हाँ नीरज जी, हाँ प्लीज। आयुष जी, आज मेरी नाराजगी आपसे और भारत 24 से भी है।
आज आप लोग वही गलती कर रहे हैं, इतने सीजन्ड पत्रकार और इतना विश्वसनीय चैनल होने के बावजूद कि जिसको कोई नहीं सुनता, जिस पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता, आप उनके ऊपर अपना समय जाया कर रहे हैं। उनको आईना दिखाना जरूरी है सर वक्त पर। नहीं नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, मेरी आप लोग नीरज जी सुनिए, आयुष जी, मैं इरशाद जाऊंगा, इरशाद जी सुन लीजिए, इरशाद जी सुन लीजिए, इरशाद जी, ठीक, नीरज जी कई पॉइंटर्स है, उस पर हम डिबेट कर लेंगे, आपस वाली डिबेट हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिर ऐसी गुंजाइश पाकिस्तान को कहां से दिख रही है, कहां से ऐसा ये ख्वाब पाले जा रहे हैं? अपने देश में तो न तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, न तो आतंकवाद से कोई सोल्यूशन इनके पास दिख रहा है, अलग अलग मोर्चों पर ये लड़े जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद कहाँ है कश्मीर को इनके पास? हाँ, आपके आतंकियों को लगाम डाल दी, अब हमने बेफिक्र रहिए। आयुष जी, वो कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ तो बेगानी शादी में ये लोग नाच रहे हैं। पाकिस्तान का हमारे आंतरिक मामलों में क्या लेना देना, और पाकिस्तान क्या लोकतंत्र हमें सिखाएगा? जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको पाकिस्तान से डेमोक्रेसी सीखनी होगी क्या? हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की 3 बुनियाद हैं, एक वो कश्मीरियत, दूसरी इंसानियत और तीसरी जमहूरियत। आज जमहूरियत का वो महापर्व है जिसके अंदर कश्मीर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। वो वोट किसी के लिए हो, लेकिन वो लोकतंत्र का वोट है, और ये वही लोकतंत्र है जिसमें लोग पहले आते हैं। तो हमें तो कोई और इस पर ज्ञान ना दे कि लोकतंत्र को कैसे चलाना, और खासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल ना ऊपर से अपने एजेंसी हटाइए, रेंजर हटाइए, फौज हटाइए, फिर देखिए कश्मीरी क्या बताएंगे आपको। अरे सर, हमारी जमीन है, आप हमें प्रीच मत करिए, हमें क्या करना है, वही के लोग वोट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये तस्वीरें देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री इरशाद साहब, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और इसकी पिक्चर क्लिक करके स्नैप रखिएगा आप अपने पास। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुले वाहन में उसी जम्मू कश्मीर में रोड शो कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ये हटाइए वो हटाइए। चलिए मैं इसी पर वापस लौटूंगा। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं शिवम जी। सर, हमने फौज हटाया है, लेकिन हमने उसका हश्र भुगता है, और अब ये गलती हम नहीं करेंगे। कबीलाई पठानों से लेकर आपने अपनी डेड बॉडीज नहीं ली सैनिकों की, आप हमें बता रहे फौज हटा लें, अपने फौजियों की डेड बॉडी ले जाइए हमसे मांग के। चलिए इसी पर वापस हम आएंगे। लेकिन नीरज, एक छोटा सा सवाल, अगर इस हैसियत का ही है पाकिस्तान, तो फिर मणिशंकर अय्यर जैसे जो नेता आपके वहां गए थे, वहां इनसे कहा कि आप हटाइए सरकार को, ये क्या हटाएंगे? अपने यहां खुद इनकी दुकान बची नहीं है। नीरज जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। नीरज जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, एक बार सवाल। नीरज जी, मेरा सवाल यही था कि जो पाकिस्तान अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, वहां मणिशंकर अय्यर गए थे, कहा कि इन्होंने मोदी को हटाइए। अब सोचिए, अब ये विडंबना नहीं तो क्या है फिर? देखिए आयुष जी, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आप समझिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार क्या बात कहता है। पाकिस्तान आज के समय में ना राजनीतिक तौर पर ना आर्थिक तौर पर वो किसी तरीके से रेलेवेंट नहीं है। हम उसके बारे में बात करके अपने देश के अंदर उस भावना को क्यों पनपने दे जो कोई एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा करना चाहता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आज 10 साल के बाद जो डेमोक्रेसी का महापर्व है, जो जमहूरियत का महापर्व है, उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेशन बढ़े। और कश्मीर के लोग, जो ये पाकिस्तान से बैठे हुए प्रवक्ता कह रहे थे कि नफरत का वोट है, वो नफरत का वोट नहीं, वो मोहब्बत का वोट है। भारत से जो उनको मोहब्बत है, उस मोहब्बत का वोट वो ज्यादा से ज्यादा डालें और देश को ये समझा दें कि हम लोग किस तरीके से इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। सीधी सीधी ये बात। क्या ये अब ये वक्त आ गया है क्रॉस द पार्टीज एक स्टैंड ये भी हो कि पाकिस्तान को जिस आइसोलेशन में धकेल दिया गया है, उस आइसोलेशन का पालन राजनीतिक तौर पर भी किया जाए कि नेता वहां जाने से भी बचें, उस पर रिएक्शन से भी बचें? क्या ऐसी स्थिति की भी जरूरत है शिवम छाबड़ा जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बात पर मैं नीरज भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के बारे में पाकिस्तान हिंदुस्तान को ज्ञान नहीं देगा। जिस देश में लोकतंत्र का इल्म नहीं है, वो हिंदुस्तान को ये बताएगा कि साहब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी न्यायपूर्ण बात है। और एक बात जहां तक रही चुनावों का विषय, मुझे लगता है कि मैं और नीरज जी की पार्टी निश्चित रूप से वैचारिक रूप से हमारे बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात पर सहमत है कि वहाँ चुनाव हो रहा है। इस बात से हम सबको प्रसन्नता है
कि जिस परसेंटेज वहाँ चुनाव में लोग जाकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुखद एक पहलू हो सकता है। अभी जैसा कि नीरज जी ने कहा कि साहब वो चाह रहे हैं कि फुल स्टेटहुड हो, हम भी चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड हो, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान की सरकार बहुत सारी चीजों को देख करके आकलन करके इसका निर्णय कर रही है। हम भी चाहते हैं कि वहां पे वापस एक बार फिर फुल स्टेटहुड के तौर पे पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं फुल्ली पावर्ड सीएम वहां होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, ये भी हमारी मंशा है और हमारी सरकार ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसको इंश्योर करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि वहां के समीकरण, वहां की स्थितियां देख करके इतने वर्षों का जो दंश जम्मू कश्मीर झेल रहा था, कहीं ना कहीं उस दंश से हमने उसको निकालने का काम किया है। एक सकारात्मक पहल हुई है, हम उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। उस पर समर्थन चाहिए। ठीक है, नीरज बोल लीजिए आप, फिर अदनान जी के पास जाता हूँ। हाँ कहिए नीरज जी। आयुष जी, देखिए शिवम भाई जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन समझिए कि अप्रोच का एक बड़ा फर्क है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो कदम उठाए वो जनता को खुश रखते हुए उठाए। चाहे वो हमने सेंटर लिस्ट के अंदर 96 में से जो 90 सब्जेक्ट्स थे उनको साथ में लाया, चाहे वो 2004 में जो जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट था जिसको 35A के ऊपर ये भ्रम फैलाते हैं, हमने उसको दिया, वहां के नागरिकों को रिजर्वेशन मिला। ये सारी चीजें जो थी वो जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो उसकी एस्पिरेशंस के साथ थी। हमने ये गलती नहीं की कि हमने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लाकर हमने बंद दरवाजे से, चोर दरवाजे से उनके सारे हकों को छीन लिया और आज 10 साल से उनको हमने वोट करने के अधिकार से अपने को आपको दूर रखा। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि रास्ता निकालना होगा। पूर्ण राज्य जो है वो आज जरूरत है, वो मांग है, और अगर उस मांग को पूरा नहीं किया गया तो उसके लंबे परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए आज जो वोट हो रहा है, ये जो बम्पर वोटिंग है, ये उसी पूर्ण राज्य के लिए है। जनता कह रही है आप हमें खास मत बनाइए, आप हमें आम बना दीजिए। अदनान मलिक जी, क्या ये पूर्ण राज्य का इशू एक बड़ा इशू है कश्मीरी होने के नाते, या 370 एक अहम का मुद्दा भी है कश्मीरियों के लिए? मेन जो मुद्दा है वो पूर्ण स्टेट को लेके है। उनको पता है कि पूर्ण स्टेट हमें मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वादा किया था। और उसके साथ दूसरा जो अमन का भी तो है ना, खाली 370 स्टेट नहीं है, अमन भी तो है जो कश्मीरियों को 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है। आज स्ट्राइकें नहीं हो रही है, आज कोई बाइकआउट नहीं कर रहा है इलेक्शन को, आज सारे वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान जब कश्मीरी वोटिंग देता था तो ये कहते थे देखो कि इन्होंने बाइकआउट किया, दुनिया को दिखाते थे। आज दुनिया को नहीं दिखा रहे कि कश्मीरी कितना वोट दे रहा है। 60% वोट देने को बाहर निकला है, वो भी तो दिखाओ ना दुनिया को। और ये कह रहे हैं नहीं जी वो उनको गुस्सा है। वो गुस्सा है क्या वो खुश है इस अमन को लेके? 10 सालों से उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जाने एजुकेशन बर्बाद की। आज वो लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और ये पाकिस्तान को वोट ठीक है, नहीं है, उनकी खुशी है। ठीक। सौरभ दुबे जी, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि 370 पर कोई अब वापसी की न तो गुंजाइश है, लेकिन नजरें अब पीओके पर भी हैं। देखिए 370 पूरी तरह से इतिहास में दफन हो चुका है, अब वो कहीं से निकल करके आने वाला नहीं है। लेकिन फुल स्टेटहुड तो हो जाना चाहिए, इस पर तो सभी पार्टी ही सहमत हैं। होगा समय पे, हम तय कर लेंगे ना बैठ करके, सब लोग तय कर लेंगे बैठ करके। चुनाव हो रहा है, देखिए कब क्या होता है जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों के जो है ना, जब वो ऐसे विषय को लेकर के आती हैं जो विषय जो है जो किसी दूसरे मुल्क जो चाहता है उसकी मंशा होती है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। मैं कहना नहीं चाहता था, पाकिस्तान के यहाँ पर चूंकि पैनल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप ऐसा विषय लेकर के आते हैं 370 35A को वापस लाएंगे, तो ये बयान आपके कहीं ना कहीं जो है वो देश विरोधी बयान में शामिल होते हैं। और एक ऐसा मुल्क जो पूरे विश्व के लिए नासूर बना है, जो पूरे विश्व के लिए नासूर बना है, जिसके पास 10 रुपए खाने के लिए रोटी नहीं है,
10 मतलब रोटी के लिए 10 रुपए नहीं है, लेकिन बम के लिए उसके पास 1000 रुपए है। जिसके पास जो है बंदूक के लिए 1000 रुपए है, लेकिन पहनने के लिए कपड़े जो है उसके लिए 10 रुपए नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो है जो पूरे विश्व में कटोरा लेकर के भीख लगातार मांग रहा है, बेशर्मों की तरह वो बार बार कश्मीरी राग लगता है। कितनी बार आप लड़ चुके हैं कश्मीर के मुद्दे पर, कितनी बार मार खाई है भारतीय सैनिकों ने आपके जो है कपड़े उतार बोलिए डेड बॉडी ले यहाँ जाए से अपने भेजा लोगों है। की। बिल्कुल डेड बॉडी देखिए, जो है। आप एक ऐसे पड़ोसी हैं जिस पर कभी कभी कोई भी मुल्क हो वो हमेशा से जो है ना आपको जो है वो बददुआ ही देगा। क्यों? क्योंकि भारत से आप हर चीज में मदद चाहते हैं और फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद जो है उसको बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार समझ जाइए, भारत के ऊपर बयान करने से बचिए। हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बुरे होने वाले हैं। अभी आपका कश्मीरियों का होने वाला है। कोई लेना देना नहीं है। इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, सर भाई एक मिनट, सर भाई एक मिनट। इरशाद जी देखिए, इरशाद जी आप लोगों की कश्मीर पे जो एस्पिरेशंस हैं उसको अब छोड़ दीजिए। आप लोगों ने इसी तरह का ख्वाब पाला था, हमें याद है 1999 में करगिल वॉर में आपके अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी हमारी मिट्टी में दफन है। आप सोच रहे हैं इस बात को? 25 साल बाद आपके सेना प्रमुख ने, सर सुनिए, होल्ड ऑन प्लीज, आप सुनिए मेरी बात को सुनिए। 25 साल बाद आपके सेना प्रमुख ने इस बात को माना कि हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे और आपके लोगों की डेड बॉडी हमारी मिट्टी में दफन है। हमारे लोगों ने आपके सैनिकों की डेड बॉडीज को दफन किया है, फातिहा पढ़ाया है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप अपनी डेड बॉडी ले जाइए, कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर का साथ छोड़िए। बताऊंगा, डेड बॉडी हम नहीं छोड़ के भागे थे, आप लोग छोड़ के भागे थे। हमें सर अपने लोगों की अंतिम संस्कार के लिए आप लोगों ने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी को खारिज कर दिया। सोचिए आप, ये तो फैक्ट है। आप सोचिए, आप सोचिए आप सोचिए किस तरह से आतंकवाद से ग्रस्त मानसिकता आप लोगों की है कि अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी तक आप लोग उठाने नहीं आए, जो कि आपको मालूम नहीं है कि इरशाद जी, मुझे लगता है शायद भारत सरकार, हो सकता है अगर आप लोग मांगे तो मिट्टियां वापस कर दी जाएंगी। मुझे लगता है कि हमारे देश की मिट्टी में ये इतनी शालीनता है कि हम वापस कर देंगे। आप मांगिए हमारे देश से। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक चैनल से आप लोग को बात करनी चाहिए कि आपके सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज थी वो वापस जाए। मुझे लगता है कि मांगनी चाहिए आप लोगों को, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारी सरकार, हमारा मुल्क आपको वापस कर देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोड़ दीजिए, जान दीजिए, छोड़िए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।